नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा और उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे जम करके अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लिया है और ये जितने भी क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है सारे क्वेश्चन एग्जाम में ट्रेंड करने वाले क्वेश्चन हैं। अतः आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। चलिए एक-एक क्वेश्चन के माध्यम से हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर पहले में दिया गया है समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? भैया समास का शाब्दिक अर्थ क्या है यहाँ पर पूछा गया है। क्या इसका अर्थ पद होता है, वाक्य होता है, संक्षेप होता है, वर्ण होता है? तो क्या होता है इसका शाब्दिक अर्थ? तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। समास का अर्थ होता है संक्षेप करना। अब यहीं पर मैं अगर आपसे ये पूछ लूँ, बताइए संधि का अर्थ क्या होता है? तो संधि का अर्थ होता है जोड़ना। संधि का अर्थ क्या होता है? जोड़ना, है ना। अब यहाँ पर विलोम भी पूछ लेता है। समास का विलोम क्या होता है? तो समास का विलोम होता है आपका व्यास, है ना। समास माने क्या? संक्षेप करना। व्यास माने क्या? बढ़ा देना, है ना। और संधि का विलोम क्या होता है? तो संधि का विलोम होता है विच्छेद, है ना। या हाँ, संधि का क्या होता है? विच्छेद होता है। अब एक चीज़ ये भी देखो कि संधि का क्या होता है? विच्छेद होता है। और समास का क्या होता है? विग्रह होता है। समास का क्या होता है? विग्रह होता है। इसी एक क्वेश्चन के माध्यम से मैंने कई सारी चीज़ें बताई। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है, कह रहा है प्रज्ञाचक्षु का अर्थ है। प्रज्ञाचक्षु का यहाँ पर दोस्तों आपको अर्थ बताना है। क्या इसका अर्थ होता है? इसका अर्थ अंधा होता है, तीव्र दृष्टि होता है, विद्वान होता है, बड़ी आंखें होता है। क्या होता है इसका अर्थ? तो मैं आपको इसका अर्थ बता दूं तो यहाँ पर प्रज्ञाचक्षु, आप तो जानते होंगे कि प्रज्ञा, प्रज्ञा माने क्या होता है? बुद्धिमान। प्रज्ञा माने क्या होता है? बुद्धिमान, है ना। बुद्धि, बुद्धि यहाँ पर बुद्धि लिख देते हैं। और चक्षु माने क्या होता है? आँख। चक्षु माने क्या होता है? आँख, है ना। तो बुद्धि ही जिसकी आँख हो, बुद्धि ही जिसकी आँख हो उसे कहते हैं प्रज्ञा चक्षु। तो यहाँ पर बुद्धि ही जिसकी आँख हो ऐसा नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको मालूम है कि बुद्धि ही यानी बुद्धिमत्ता ही जिसकी, जिसके लिए आँख का काम करती है, वही क्या होता है? प्रज्ञाचक्षु होता है। तो यहाँ पर इनमें सब जो सबसे सही आपका ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा? विद्वान। जो विद्वान रहेगा उसी का तो बुद्धि, विद्वान का विद्वता ही उसकी क्या करेगा? आँख का काम करेगा। तो ऑप्शन सी इसमें क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। इसका अर्थ जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मैंने समझा दिया है, अच्छे से आपने सुना होगा तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ये कह रहा है चा और छा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? भैया चा और छा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तालु है, मूर्धा है, ओष्ठ है, कंठ है। तो क्या है? देखिए का वाली लाइन के चार अक्षर, का वाली लाइन के चार अक्षर कंठ से उच्चारित होते हैं। पा वाली लाइन के चार अक्षर प फ ब भ, है ना, ये चार अक्षर आपके ओष्ठ से उच्चारित होते हैं। और टा वाली लाइन के चार अक्षर जो होते हैं वो मूर्धा से उच्चारित होते हैं। और चा वाली लाइन के चार अक्षर आपका तालु से उच्चारित होते हैं। तो यहाँ पर चा छा की बात किया है तो चा छा आपका तालु होगा। यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन, इसमें कहा है कौन सा शब्द द्विज, द्विज का अनेकार्थी नहीं है। अब देखिए द्विज, द्विज का अनेकार्थी नहीं है। आपका ऑप्शन दिया गया है चंद्रमा, दांत, सिंह, पंछी, है ना। तो कौन सा है? यहाँ पर पंछी वही पक्षी है ना। तो द्विज का पहले अर्थ जानो। द्विज का मतलब होता है जिसका जन्म दो बार होता है, उसे ही हम कहेंगे क्या? द्विज। तो चंद्रमा को भी द्विज कहा जाता है क्योंकि ये दिन में भी उगता है, रात में भी उगता है, इसलिए इसका भी जन्म बोला जाता है दो बार होता है। कभी जन्म लेता है रात में, कभी जन्म लेता है दिन में, यानी उगता है दिन में, उगता है रात में, तो इसे भी द्विज बोला जाता है। दांत भी द्विज कहलाता है क्योंकि एक दूध का दांत आता है, दूसरा परमानेंट दांत आता है, तो दांत भी है ना। पक्षी, पक्षी को भी द्विज बोला जाता है। क्यों? क्योंकि पक्षी एक बार अंडे के रूप में जन्म लेता है और दूसरी बार अंडे से बाहर आता है तब जन्म लेता है। तो ये तीनों आपके द्विज हैं, लेकिन यहाँ पर सिंह को द्विज नहीं कहेंगे। और हमसे यही कहा था द्विज का अनेकार्थी नहीं है, तो सिंह आपका नहीं है। सिंह अर्थात ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है निम्नलिखित में से एक का अर्थ तेल भी है।
भैया निम्नलिखित में से एक का अर्थ क्या है? तेल भी है, तो उसे आपको चुनना है। तो यहाँ पर ऑप्शन है प्रणय, प्रीति, स्नेह, अनुराग। क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रणय, प्रीति, स्नेह, अनुराग, सबका अर्थ क्या होता है? प्रेम होता है। सबका अर्थ प्रेम होता है, लेकिन इनमें से कोई एक ऐसा है जिसका अर्थ प्रेम होने के साथ साथ तेल भी होता है। तो आप जानते होंगे स्नेहक पदार्थ का नाम ऐसे लिया जाता है। स्नेहक पदार्थ का मतलब ऐसे पदार्थ जिनमें तेल की मात्रा होती है, उसको स्नेहक पदार्थ बोलते हैं। तो इस स्नेह का मतलब प्रेम भी होता है और स्नेह का मतलब आपका तेल भी होता है। तो कौन सा शब्द है जिसका अर्थ तेल भी होता है? तो स्नेह आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है खेत रहना मुहावरे का अर्थ है। भैया यहाँ पर खेत रहना मुहावरे का अर्थ बताना है। क्या आपका ऑप्शन ए युद्ध में शहीद होना ये है? ऑप्शन बी कानूनी विवाद में जमीन का बच जाना ये है? ऑप्शन सी में दिया है जमीन खरीदना और ऑप्शन डी दिया है जमीन बिक जाना। तो खेत रहना का इन चारों में से अर्थ कौन सा है? तो इसका जो सही जवाब है ये युद्ध में शहीद हो जाना मतलब खेत रहना। युद्ध में शहीद होना का मतलब क्या होता है? खेत रहना होता है। इस चीज़ को अपने गले से उतार लीजिए नीचे, इसको याद रखना है, ये बहुत पूछा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये कह रहा है गुरुदेव में कौन सा समास है? भाई गुरुदेव में कौन सा समास है ये पूछा गया है ना? ऑप्शन दिया है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास। तो इसमें कौन सा समास है? तो देखिए यहाँ पर गुरुदेव, गुरु है, देव भी है, अर्थात इसमें एक शब्द ऐसा है जो विशेषण का कार्य कर रहा है ना, जो विशेषता बतला रहा है। और आप जानते हो जब कोई किसी शब्द की कोई विशेषता बतलाने वाला शब्द भी होता है तो वहाँ पर होता है आपका कर्मधारय समास। तो आपका ऑप्शन डी होगा, है ना। ऐसे ही आपका जो कवि होता है उसको महा से कवि कह देते हैं, है ना। जब महाकवि कहेंगे तो कवि की विशेषता महाशब्द बता रहा है। यहाँ पर गुरु की विशेषता देव शब्द बता रहा है ना। नरसिंह बोल दिया, है ना, नरसिंह बोल दिया, नर की विशेषता सिंह बता रहा है। तो ऐसे ही आपका विशेषण शब्द मिलता है तो कर्मधारय समास होता है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। ये कह रहा है किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? भैया किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? यहाँ पर शब्द कौन सा ऐसा है जिसका वर्तनी शुद्ध है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है आधीन, व्यवहारिक, मिष्ठान और ये अत्यधिक। तो इन चारों में से कौन सा सही है? तो देखिए दोस्तों, आधीन आपका गलत है। आधीन नहीं होता है, आ में छोटा आ रहेगा, अधीन होता है, ये वाला आपका शुद्ध होता है। तो ये वाला हमारा ऑप्शन हो नहीं सकता क्योंकि इसकी शुद्धता ये है ना। व्यवहारिक नहीं होता है, इसमें क्या नाम है, इक प्रत्यय जुड़ा है ना। जैसे समाज में समाज में इक जुड़ जाता है, सामाजिक हो जाता है ना, यानी सा पर मात्रा बढ़ जाती है। वैसे व्यवहार में इक जुड़ जाता है तो या पर आ की मात्रा बढ़ जाती है, तो या खाली नहीं रहेगा, या पर ऐसे मात्रा लग जाएगी। व्यवहारिक, है ना, उसके बाद हारिक, ये व्यवहारिक। तो यहाँ पर व्यवहारिक या पर मात्रा नहीं है, इसलिए ये भी गलत हो गया है। और मिष्ठान में आधा ना पूरा ना है, इसलिए ये गलत हो गया। मिष्ठान आपका आधा ना के बाद सॉरी, मिष्ठान यहाँ पर आधा ना नहीं रहेगा, ऐसे मिष्ठान रहेगा, मिष्ठान, है ना, ऐसे रहेगा। इसमें आधा, इस ना के पहले आधा ना नहीं रहेगा, इसमें है, इसलिए ये भी नहीं रहेगा। अत्यधिक आपका क्या है? करेक्ट जवाब है दोस्तों, अत्यधिक ये शुद्ध है। और मैंने इन तीनों को भी शुद्ध कर दिया। आपको अपना दिमाग एकदम स्क्रीन पर फोकस करके रखना है ताकि कोई भी चीज़ आप मिस ना करें। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इसमें कहा है किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? भैया अशुद्ध कौन है, इसको पहचानना है। लंगड़, है ना, बुझक्कड़ और ये कोंकण और भुक्खड़, कौन सा इसमें अशुद्ध है, गलत कौन है, इसे हमें पहचानना है। तो इसमें जो आपका अशुद्ध है दोस्तों वो कौन सा है? तो इसमें अशुद्धि जो है वो यहाँ पर है, भुक्खड़ में
है ना, ये अशुद्ध है, ये अपने आप में शुद्ध है। भुक्खड़ भी, ये भुजक्कड़ भी शुद्ध है और कोंकण भी शुद्ध है, ये अशुद्ध है। इसको शुद्ध कैसे करेंगे? भुक्खड़ में ये भात पर छोटा ऊ की मात्रा रहेगी, उसके बाद का रहता है, तब खा रहता है और ड़ रहता है। ये भुक्खड़ ये होता है, यहाँ पर का होता है, तो यहाँ पर का ना दे करके यहाँ खा दे दिया, इसीलिए ये क्या था, अशुद्ध था। तो इसका शुद्ध क्या होगा? ये होगा आधा का और खा रहेगा। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है आधी रात का समय के लिए एक शब्द बताइए। भैया आधी रात का समय, आधी रात का समय इसे क्या कहा जाता है? क्या सरवरी कहा जाता है, विभावरी कहा जाता है, निशा कहा जाता है, निशीथ कहा जाता है? इन चारों में से आधी रात के समय को क्या कहते हैं? तो इन चारों में से जो आधी रात का समय होता है वो आपका निशीथ कहलाता है। क्या कहलाता है? आधी रात के समय को हम क्या कहते हैं? निशीथ कहते हैं, है ना, निशीथ कहते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अब अपने अगले क्वेश्चन पर। ये कह रहा है जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, मतलब उसके पास पत्नी है लेकिन साथ में नहीं है, उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। तो अपत्नी का सॉरी अपत्नीक, इसमें क्या होगा कि पुरुष के पास पत्नी ही नहीं है, साथ की तो बात है छोड़ो, उसका इसका मतलब शादी ही नहीं हुआ है, तो वो कहलाएगा अपत्नीक, है ना। और ये वियोगी, यानी वियोगी जो होता है वो अपनी पत्नी से बिछड़ जाता है ना, वियोग हो जाता है, किसी कारणवश उन दोनों के बीच दूरियां बन जाती हैं, तो उसे कहते हैं वियोगी, है ना। विधुर, जब पत्नी मर जाए, खत्म हो जाए, दुनिया से चली जाए, तो पति कहलाता है विधुर, है ना। और ये विपत्नीक, ये जो होता है यानी पत्नी है लेकिन साथ में नहीं है, जैसे कोई परदेश गया है, उसकी पत्नी देहात में है, तो वह परदेश में व्यक्ति अकेला है, उसकी पत्नी देहात में है, तो वह आदमी जो परदेश में है वह क्या कहलाएगा? विपत्नीक कहलाएगा। अगर शादी ही नहीं हुई है तो वो लड़का क्या कहलाएगा? अपत्नीक कहलाएगा। शादी हुई है लेकिन पत्नी उससे बिछुड़ गई है ना, दोनों के बीच में क्या हो गया है कि तालमेल ठीक नहीं है, तो वहाँ पर वो क्या है? वियोग है ना। और विधुर, पत्नी धरती से ही चली गई है ईश्वर के पास, तब क्या होता है? विधुर होता है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है जिस पुरुष की पत्नी, यही तो हुआ था अभी। ये देखिए साथियों अपना अगला क्वेश्चन है और इसमें कहा गया है अनुभव नहीं रहना चाहिए, यहाँ पर अनुभाव होना चाहिए। यहाँ पर इसको शुद्ध कर लीजिए, अनुभाव, है ना, भा पर मात्रा रहेगी, आ की मात्रा, है ना। अनुभाव के कितने भेद हैं? देखिए दोस्तों, रस आपने पढ़ा होगा, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, तो उसी में से विभाव, अनुभाव, है ना, अनुभावों के कितने भेद हैं, यानी अनुभाव जो होता है उसके कितने भेद हैं? भैया 2 भेद हैं या 3 भेद हैं या 4 भेद हैं या 6 भेद हैं? तो इसके कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, है ना। अब मैं यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा जानकारी मैं आपको दे दूं। जो रस के अंग हैं दोस्तों, रस के 3 अंग माने हैं किसने? भरत मुनि ने। भरत मुनि ने भरत मुनि ने रस के कितने अंग माने हैं? भरत मुनि ने रस के 3 अंग माने हैं। जबकि रामचंद्र शुक्ल ने रामचंद्र शुक्ल ने रामचंद्र शुक्ल जी ने, यहाँ पर मेरे लिए थोड़ी समस्या हो जाती है कि जगह कम पड़ जाती है, रामचंद्र शुक्ल ने इसके 4 अंग माने हैं, है ना। तो जब भी आपको पूछा जाए रस के कितने, भरत मुनि के अनुसार रस के कितने अंग हैं, तो 3 अंग हैं। रामचंद्र शुक्ल ने रस के कितने अंग माने हैं? 4 अंग माने हैं। ये बात हो गई। अब मैं यहाँ पर 2 चीज़ें और बता दूँ आपको। ये जो दोस्तों आपका अनुभावों के कितने भेद हैं ये क्या कहा है, तो अनुभावों के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं और उन दोनों का नाम, एक का नाम है कायिक अनुभाव, एक का नाम क्या है? कायिक अनुभाव, और दूसरे का नाम है सात्विक अनुभाव। क्या है? सात्विक अनुभाव। कायिक अनुभाव और क्या है? सात्विक अनुभाव है ना दोस्तों। तो अनुभावों के कुल कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। अब यहीं पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं, संचारी भाव। संचारी भाव की संख्या कितनी है? बहुत बार ये पूछा जाता है। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव होता है ना, तो संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? 33 होती है, ये भी आपको जानते रहना है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? देखिए दोस्तों, आप तो जानते हो कन्नड़ भाषा कहाँ पर बोली जाती है ना। कन्नड़ आप जानते हैं जो कर्नाटक है, कर्नाटक में बोला जाता है क्या? कन्नड़, है ना।
कर्नाटक में बोला जाता है क्या, कन्नड़, है ना। कर्नाटक में कन्नड़ बोला जाता है। और यह कह रहा है यह किस भाषा परिवार से है। तो दोस्तों बता दूं, दक्षिण भारत में आप जब इंडिया का मैप ऐसे बनाते हो तो दक्षिण भारत वाला जो एरिया है वहाँ पर द्रविड़ परिवार की भाषा होती है। तो आपका ऑप्शन डी रहेगा, सॉरी बी रहेगा, द्रविड़ परिवार का। क्या रहेगा, द्रविड़ परिवार। भारोपीय परिवार से हमारा अपना हिंदी है। भारोपीय परिवार की भाषा क्या है, हिंदी है। और कन्नड़ भाषा जो है वो आपका द्रविड़ परिवार की भाषा है। दक्षिण भारत में जितनी भी भाषा है लगभग लगभग सबकी सब द्रविड़ परिवार की भाषा है। ये कह रहा है हरी घास पर क्षण भर। हरी घास पर क्षण भर के रचनाकार कौन है। भैया हरी घास पर क्षण भर ये आपका रामधारी सिंह दिनकर है, या जयशंकर प्रसाद है, या सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे हैं, या नरेंद्र शर्मा है, कौन है। तो हरी घास पर क्षण भर इसके रचनाकार कौन है, आपका सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी हैं, है ना। और ये आपका रामधारी सिंह दिनकर की रचना एक है उर्वशी। क्या है, उर्वशी इनकी एक रचना है। और जयशंकर प्रसाद की रचना के लिए मैंने आप लोगों को ट्रिक बना दी है। आंसू, झरना, अरु लहर, प्रेम पति चिद्धार, ध्रुव स्वामिनी, कामायनी, लिखे प्रसाद विचार, है ना। ये सारी रचना आंसू, झरना, अरु लहर, प्रेम पति चित्तधार, है ना, ध्रुव स्वामिनी, ये सभी रचना किसकी है, जयशंकर प्रसाद जी की है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है अतिथि के लिए पर्यायवाची है, यानी अतिथि का पर्यायवाची शब्द हमको ढूंढना है। तो अतिथि का मतलब होता है जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो, उसे हम कहते हैं अतिथि, है ना। अतिथि जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो उसे हम कहते हैं अतिथि। और इसका पर्यायवाची कौन सा है, अभ्यागत है, मदन है, मधुकर है, नारायण है, क्या है। तो देखिए दोस्तों, नारायण आप तो जानते हो विष्णु जी को कहा जाता है ना, विष्णु जी को कहा जाता है। मधुकर भंवरे को कहा जाता है ना, भंवरा को कहा जाता है। मदन कामदेव को कहा जाता है, मदन कामदेव को कहा जाता है। अभ्यागत आपका अतिथि का पर्यायवाची है, अभ्यागत ही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए दोस्तों, अपना अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा है कीर शब्द का अर्थ होता है। भैया कीर शब्द का अर्थ होता है, मतलब कीर का आपको क्या बताना है, पर्यायवाची बताना है, पर्यायवाची बताना है ना। कीर का पर्यायवाची क्या है, क्या कील है, कीड़ा है, तोता है, हाथी है, क्या है। तो आप अगर याद किए होंगे तो तोता के पर्यायवाची में आपको कीर शब्द मिला होगा। अतः ये जो कीर शब्द का अर्थ क्या होता है, तोता होता है, अर्थात कीर किसका पर्यायवाची है, तोता का पर्यायवाची है। यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन, और इसमें कहा है दुराशा का सही संधि विच्छेद कौन सा है। भैया दुराशा का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। क्या ऑप्शन ए वाला है, बी वाला है, सी वाला है, डी वाला है, कौन सा है इसका। तो दुराशा का जो सही संधि विच्छेद दोस्तों होता है वो होता है दुह धन आशा, दुह धन आशा, यही इसका सही संधि विच्छेद होता है। और इसमें कौन सी संधि होगी, तो इसमें आपको दिख रहा है विसर्ग लगा है, तो विसर्ग संधि होगी। कौन सी संधि होगी, विसर्ग। दुराशा में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। संधि विच्छेद क्या है, दुह धन आशा, आपका ऑप्शन सी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। ये कह रहा है निंदा का विलोम क्या होगा। भैया निंदा का विलोम हमें यहाँ पर बताना है। तो निंदा का विलोम क्या होगा, स्तुति होगा, स्तुति होगा, या संस्तुति होगा, या संवेदना होगा, या स्तवन होगा, क्या होगा। इसका जो निंदा का मतलब क्या होता है, निंदा का मतलब होता है किसी की बुराई करना, है ना। किसी की बुराई करना निंदा कहलाता है। तो इसका विलोम होगा किसी की बड़ाई करना। तो स्तवन का मतलब बड़ाई करना नहीं होता है, इसका भी नहीं, इसका भी नहीं। स्तुति का मतलब क्या होता है, प्रार्थना। स्तुति का मतलब क्या, बड़ाई करना ही होता है ना। स्तुति करना मतलब प्रार्थना करना, उसको पूजना, बड़ाई करना, यही सब तो होता है। तो निंदा का क्या हो जाएगा, आपका स्तुति सही होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अब अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है। भैया शुक्ल का विलोम हमें ढूंढना है ना। अब ये मत सोचिएगा कि ये शुक्ला जी हैं जो आपके आसपास में रहते हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो चंद्रमा जी हैं उनके आधार पर महीने में दो पक्ष बनाया गया है
है ना। एक कृष्ण पक्ष, एक शुक्ल पक्ष, है ना। तो यही उसी वाला, वही कृष्ण पक्ष वाला और शुक्ल पक्ष वाला ये शुक्ल है। तो इस शुक्ल का अर्थ होता है जो उजाला वाला पाखा होता है, पखवाड़ा, है ना, उसे शुक्ल बोला जाता है। और जो अंधेरे वाला पखवाड़ा होता है उसको कृष्ण पक्ष बोला जाता है। तो शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, है ना, यही दो होते हैं ना। शुक्ल का क्या हो जाएगा, कृष्ण हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका क्या होगा दोस्तों, करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है विभावरी किस प्रकार का शब्द है। भैया विभावरी किस प्रकार का शब्द है ये पूछ रहा है। तत्सम है या तद्भव है या देशज है या संकर है। तो देखिए दोस्तों, संकर तो है नहीं। आप तो जानते हैं जब दो भाषाओं का शब्द मिलता है तब संकर होता है। जैसे रेलगाड़ी, है ना, रेलगाड़ी, है ना। तो रेल अलग भाषा का शब्द है, गाड़ी अलग भाषा का शब्द है। रेल क्या है, इंग्लिश है, गाड़ी क्या है, हिंदी है। तो ये आपका संकर होता है। ऐसा इसमें कुछ नहीं है, इसलिए ये संकर नहीं होगा। देशज भी नहीं है ना, देशज भी नहीं है। और ये आपका तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है। अर्थात ये विभावरी संस्कृत वाला शब्द है, इसीलिए ये तत्सम शब्द कहलाता है। संस्कृत वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, तत्सम। संस्कृत को थोड़ा सा बिगाड़ करके हम प्रयोग करते हैं हिंदी में, तो उसको कहते हैं क्या, तद्भव शब्द। जैसे यहाँ पर हम आपसे कह दें अग्नि, अग्नि क्या है, तत्सम है। इसी को थोड़ा सा बिगाड़ करके हम पढ़ते हैं आग, है ना, आग। तो ये क्या है, ये तत्सम नहीं तद्भव हो गया, है ना। ये तत्सम है, ये क्या हो गया, तद्भव हो गया। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। दोस्तों इसमें कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है ये पहचानना है। तो इसको पहचानने का उपाय क्या होता है कि आप इस शब्द को, ये चार शब्द दिए गए हैं ना, इन चारों शब्दों को लेकर के आप एक वाक्य बनाओ। और वाक्य में क्रिया, क्रिया आपकी पहचान करवा देगी। देखो, सेवा किया जाता है, की जाती है, सेवा की जाती है ना, की जाती है, सेवा की जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। भाषा बोला जाता है, बोली जाती है, बोली जाती है ना। तो यहाँ पर बोली जाती है, तो यहाँ पर भी जाती है। प्रयोग किया जाता है या की जाती है, प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर क्या रहेगा, जाता है। प्रयोग किया जाता है, की जाती है ये गलत होगा। हिंदी बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है, ये भी स्त्रीलिंग है। तो कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है, तो दो स्त्रीलिंग नहीं है, वो शब्द आपका क्या है, प्रयोग है। वो क्या है, प्रयोग है ना। या फिर आप इनके सामने विशेषण भी लगा सकते हो, लेकिन विशेषण सब जगह नहीं लग पाता है क्योंकि संज्ञा के साथ विशेषण लगता है ना। जैसे भाषा के साथ हम लगा सकते हैं, भाषा संज्ञा है ना। अच्छी भाषा बोलते हो, अच्छी भाषा यानी अच्छी भाषा मतलब स्त्रीलिंग हो गया। अच्छी हिंदी बोलते हो, अच्छा हिंदी नहीं बोलते हो, अच्छी हिंदी बोलते हो, है ना। और यहाँ पर प्रयोग क्या है, आपका पुल्लिंग शब्द है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों हमारा आज का वीडियो कैसा रहा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों मेरे पास टाइम का अभाव रहता है, फिर भी आप लोगों के लिए कुछ मैं मेहनत कर रहा हूँ, इसके लिए आप लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा।